आज हम देखेंगे HDHMR पर कैसे PU पैलेट करते हैं एशियन का। ये 220 नंबर से हम लोग पहले इसकी घिसाई कर रहे हैं। जितना भी HDHMR है या MDF है उसकी जो आप घिसाई करते हैं, सैंडिंग कहते हैं, वो सबसे पहले 220 से करते हैं। हम यहाँ पर मशीन से कर रहे हैं। आपके पास मशीन अगर अवेलेबल ना हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। 220 नंबर से हम इसकी अच्छे से सैंडिंग कर लेंगे। सैंडिंग यानी कि घिसाई कर लेंगे, रेगमाल इसके ऊपर लगा लेंगे। सैंडिंग से होगा ये कि ये स्मूथ सरफेस हो जाएगा। इसके जो कॉर्नर है उसको हम राउंड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। सैंडिंग करने के बाद हम इसके ऊपर वुड फिलर से इसकी रिपेयर करेंगे। रिपेयर कुछ मेरे पेंटर भाई हैं जो रिपेयर को अवॉइड करते हैं और करते हैं, सोचते हैं कि नेक्स्ट कोट में कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको नेक्स्ट कोट में भी करना पड़े, लेकिन जिस कोट में आप कर रहे हैं उसमें भी सबसे पहले आपको मतलब मैक्सिमम आपको ये कोशिश करनी है, रिपेयर आपको साथ साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि बाद में रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप रिपेयर कर लें, अच्छे से कर लें। उसके बाद हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगाएंगे। अगर आप रिपेयर को छोड़ देते हैं तो रिपेयर आपको बाद में दिक्कत करती है, परेशान करती है। तो बेटर है कि आप जो रिपेयर हैं उसको कर लें, और जो साइड्स हैं उनको साइड्स पे भी अच्छे से रिपेयर को लगाएं। जो भी वुड फिलर आप कर रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं, जैसे कि चाक मिट्टी का भी कुछ लोग लगाते हैं, हम तो वुड फिलर से ही भरते हैं ज़्यादातर। तो वुड फिलर से अच्छे से भर लें, और जब वो सूख जाए यानी कि 1-1.5 घंटा उसको छोड़ दें कम से कम, आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। तो वुड फिलर जब सूख जाए अच्छे से तो फिर उसकी आपको सैंडिंग यानी घिसाई करनी है। फिर आपको वही 220 सब्सक्राइब तो कर लो यार नंबर से ही करनी है, जैसे कि पहले करी है। पहले भी हमने 220 नंबर से करी थी और अभी भी हम 220 नंबर से ही कर रहे हैं। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो ये जो सैंडिंग आप देख रहे हैं, सैंडिंग करने के बाद जितना गड्ढा होता है, कील का निशान होता है, बस उसी में रिपेयर रह जाती है, बाकी सब निकल जाती है। ऐसा ही आपको भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी रिपेयर कर दें और उसको वैसे ही छोड़ दें। वैसे नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल सैंडिंग करके निकाल देना है। बेस बिल्कुल अच्छे से बना लेना है, और अगर बेस सही रहेगा, स्मूथ रहेगा, तो आपकी जो आउटपुट है वो बहुत अच्छी आएगी। इसके ऊपर हम एशियन PU पैलेट कर रहे हैं। इसका प्रोसेस पूरा आप देख लेंगे। अगर एशियन का PU पैलेट आपने पहले नहीं किया है तो आप आज उसको देख लेंगे और आप बड़ी आसानी से उसको कर पाएंगे। ज़्यादातर ब्रांड में इटालियन भी आता है और इंडियन भी आता है। PU पैलेट और एम्पोरियो में इंडियन और इटालियन का फ़र्क है। जो आज हम करने जा रहे हैं वो PU पैलेट है। इसके ऊपर PU पैलेट हम करके आपको दिखाएंगे। ये थोड़ा सा डार्क कलर है, लेकिन जो हमारा बेस है वो वाइट ही है। अभी हमने इसके ऊपर इपॉक्सी लगाना है। सैंडिंग करके हमने इसको तैयार कर लिया था, बिल्कुल ये स्मूथ सरफेस हो गया था। कॉर्नर्स हल्के से राउंड कर दिए थे हमने, जो कि होना ही चाहिए PU के लिए। अब हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगा रहे हैं। इपॉक्सी को जैसे कि आपको पता है, आप हाथ से भी लगा सकते हैं और मशीन से भी लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ मशीन से लगा रहे हैं, आप चाहें तो हाथ से लगा सकते हैं। इपॉक्सी को अगर आप हाथ से लगा रहे हैं तो आपको रेजिन और हार्डनर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है और हाथ से यानी कि गद्दी से लगा देना है। लेकिन अगर आप मशीन से कर रहे हैं तो अब आपको इसके अंदर थिनर मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि 20% आप इसके अंदर थिनर मिला दें। थिनर मिलाने के बाद आप इसको मशीन से कर सकते हैं। हम लोग जैसे कर रहे हैं मशीन से ही कर रहे हैं। मशीन से लगाना बहुत आसान होता है, बस आप इसकी ओवर कोटिंग ना करें। अगर ओवर कोटिंग हो जाएगी तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, इसमें पिन होल बन जाएंगे और फिर आपको ये सैंडिंग करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने एक साइड से मतलब कि एक हाथ इस पर मार लिया है। आप इसको 2 हाथ मार सकते हैं, एक लेफ़्ट से राइट, एक ऊपर से नीचे, एक लेफ़्ट से राइट। इपॉक्सी लगाने के बाद जब आपको 1 से 1.5 घंटा हो जाए उसके बाद आप उसको सैंडिंग कर लें 220 नंबर से ही, और फिर उसके ऊपर बेस कोट डालें। ये बेस कोट है, आप इसके ऊपर ग्रे कलर का, अगर आपका डार्क कलर है तो ग्रे कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा कलर उतना डिसाइड नहीं था तो हमने इसके ऊपर वाइट डाला। आप ग्रे भी डाल सकते हैं, वाइट भी डाल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। अगर आप 2 कोट डाल देंगे तो जो नीचे का बेस है वो तो दब ही जाना है। तो हमने इसके ऊपर वाइट कलर का बेस कोट डाला है, और फिर इसके ऊपर हम इसके ऊपर ब्लू कलर का टॉप कोट डालेंगे। अभी मैं आपको PU पैलेट का पैकिंग भी दिखाऊंगा। 4 लीटर की पैकिंग कैसी होती है वो भी दिखाऊंगा, और बड़ी पैकिंग भी आती है, लेकिन हमने यहाँ पर 4-4 लीटर की लिए, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी थी वो थोड़ा एक ऑड क्वांटिटी थी, जिसमें हम 4-4 लीटर की ही बाल्टी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने अब ये बेस कोट डाल लिया। बेस कोट कम से कम हम इसको 4 से 6 घंटे सूखने के लिए छोड़ेंगे, और जब ये 4 से 6 घंटे सूख जाएगा उसके बाद, वैसे तो हम नेक्स्ट डे ही करेंगे, 6 घंटे भी अगर आपको जल्दी है तो आप 4 से 6 घंटे छोड़ दीजिए। फिर सैंडिंग करके देखिए, अगर आपके रेगमाल पे मटेरियल नहीं चिपक रहा है, नहीं आ रहा है, देन आप उसके ऊपर सैंडिंग करके कोट डाल सकते हैं, यानी कि पाउडर बन रहा है। तो हम ये बेस कोट डालने के बाद इसको छोड़ देंगे और फिर हम इसके ऊपर सैंडिंग करेंगे जब ये सूख जाएगा। सब्सक्राइब तो कर लो यार। अब मैं आपको दिखाता हूँ PU पैलेट की जो पैकिंग है, एशियन का PU पैलेट, उसकी जो पैकिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 लीटर की पैकिंग है, वो टेक के नाम से आती है। इसके अंदर 4 लीटर हमारा पेंट होता है,
माइनस उसके अंदर 800 ml हमारा हार्डनर रहेगा, यानी 1 लीटर में 200 ml हार्डनर डलेगा। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ उसकी पैकिंग हार्डनर की भी कैसी होती है। देखिए ये 4 लीटर की पैकिंग है जो आप सामने देख रहे हैं। 4 लीटर में ये पैकिंग आएगी और ये हमारा ब्लू कलर है, आपका जो भी कलर हो सकता है। इस पे देखिए लिखा है वुड टेक PU पैलेट लग्जरी वुड फिनिश फॉर इंटीरियर्स। ये इंटीरियर्स के लिए PU पैलेट है। और एक PU एम्पोरियो आता है, वो तो इससे ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है। और ये इसके साथ जो आप देखेंगे ये हार्डनर है। 4 लीटर के लिए हमारे पास 4 ही बोटल्स आती हैं 200 ml की। नेट इसका जो वेट है, मतलब जो लिक्विड है इसमें 200 ml है। ये देखिए लिखा है सामने भी 200 ml। और इसमें 200 ml हार्डनर होगा जो 1 लीटर में डलेगा, यानी 4 लीटर हैं और 4 हमारे पास बोतल आती हैं पैकिंग में। तो 1 लीटर में आपको 1 बोतल डालनी पड़ेगी, यानी 1 लीटर में 200 ml आपको डालना पड़ेगा। बाकी आपका रेजिन रहेगा। ये 4 जैसे आप देख रहे हैं, ये थी पैकिंग। टॉप कोट की ये पैकिंग है। अगर आपको इसका बेस कोट और इपॉक्सी भी देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसकी एशियन की जो बेस कोट होता है वो कैसा होता है और इसका जो इपॉक्सी होता है वो कैसा होता है, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। हमने इसके अंदर हार्डनर डाल दिया था। अभी हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये हार्डनर डालेंगे 200 ml। थोड़ा सा हम ले लेते हैं इसमें, अब डब्बे में निकालेंगे हम, क्योंकि हमें एक कोट डालना है बस हल्का हल्का सा। उसके बाद हम टॉप कोट दोबारा से डालेंगे। ये आपको दिखाने के लिए मैं डाल रहा हूँ। इस डब्बे के अंदर हमने लगभग आधा लीटर के करीब निकाल लिया है जो हमारा रेजिन है वो। और इसके अंदर अब हम हार्डनर मिलाएंगे। हार्डनर मिला के फिर हम इसके अंदर थिनर डालेंगे। थिनर मिलाने के बाद फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो आप हार्डनर डाल के इसको अच्छे से घुमाइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपने इसको मिक्स नहीं किया अच्छे से तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब कि अगर आप सही से मिलाते नहीं हैं, चलाते नहीं हैं, तो ये कहीं पर गीला रहेगा और कहीं पर सूख जाएगा, तो वो आपको देखने में बाद में अच्छा नहीं लगेगा और उसको सैंडिंग करके आपको दोबारा से कोट डालना पड़ेगा। तो आप हार्डनर को और थिनर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने हार्डनर डाला है, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। फिर हम इसके अंदर थिनर डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जब ये कोटिंग होने के बाद ग्लोस दिखता है ये, और जब आप इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, अगर आप मैट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मैट हो जाएगा। तो बिल्कुल मैट मतलब डेड मैट नहीं होता है, इसमें हल्की सी शीन रहती है। ये वही डोर है जिसको आपने देखा है अभी, ये वही वाला डोर है जिसको हमने अभी किया है, जिसमें पूरा प्रोसेस किया है। बस ये हमने पलट दिया है, जिस पे एक साइड इसके अंदर मोल्डिंग लगी है, दूसरी बैक साइड जो आपने देखी जिस पे हमने बेस कोट डाला था उसके अंदर मोल्डिंग नहीं लगी थी, इसमें दूसरी साइड मोल्डिंग लगी है। तो हमने दोनों साइड एक एक करके डाल लिया था इस बेस कोट। अब हम इसके ऊपर टॉप कोट डालेंगे। कई सारे मेरे पेंटर भाई शिकायत करते हैं कि डस्ट बहुत आता है। हम लोग बहुत सफाई के साथ करते हैं, नीचे डस्ट भी नहीं होता है, फिर भी डस्ट आता है। तो देखिए डस्ट आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक मेजर कारण है कि आपका जो नीचे फ्लोर है। देखिए हमारा भी कितना गंदा फ्लोर है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर कोट डालेंगे, आपको एक डस्ट नज़र नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है, एक तो आपका एक्सपीरियंस, आप स्किल्ड है, आपको अच्छे से करना आता है। अगर नहीं आता तो आप सीखें। एक तो ये मैटर करता है कि आप कैसे डालते हैं। दूसरा ये कि जैसे हमारा फ्लोर गंदा है लेकिन हम इसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। हमने स्प्रे गन के अंदर पानी भरा और पानी हम सारे में छीटा, मतलब एक तरह से स्प्रे कर रहे हैं पूरे फ्लोर पे। जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, डोर रखा है, वहाँ से लेकर लास्ट तक हमने सारे में पूरे फ्लोर पे पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद फिर हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया। पानी से क्या होता है, जो नीचे का डस्ट होता है वो ऊपर नहीं आता है, मतलब उड़ता नहीं। जब आप स्प्रे करेंगे तो एयर का फ्लो रहेगा तो सारा डस्ट हवा में उड़ेगा, तो वो हवा में नहीं उड़ता है अगर आप पानी डाल के रखते हैं। सब्सक्राइब तो कर लो यार। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो थोड़ी बहुत भी अगर कमी है तो हम उसको दूर कर रहे हैं। मतलब कि ज़रा सी भी आप जब मोल्डिंग का आप काम कर रहे होते हैं, आप उस पर PU कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ा ध्यान से करना होता है। उसमें वो टाइम टेकिंग भी रहता है और उसमें आपको सफाई भी बहुत चाहिए होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है PU करने से हमारा जो मोल्डिंग है, उसकी जो मोल्डिंग है वो कवर हो जाती है, वो भर जाती है, वो नहीं होना चाहिए। इस डोर के ऊपर हमने डालने से पहले लगभग 10 बार कम से कम क्लीनिंग सफाई की होगी, क्योंकि डस्ट बार बार गिरता रहता है। जब आप कोट डालने ही वाले हो, यानी कि जस्ट तभी उससे बिल्कुल पहले आपको बहुत अच्छे से सफाई करनी है। कोई डस्ट, कोई भी पार्टिकल्स उसके ऊपर नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, नहीं तो वो उसके ऊपर ही रुक जाएगा, जम जाएगा। उसको ही डस्ट बोलते हैं।
अब हम अपना जो हमारा जो पेंट है उसको हम डाल लेते हैं गन में। हमेशा आप जब भी स्प्रे मशीन में पेंट डालें तो कपड़ा रख लीजिए जैसे हमने रख रखा है। इससे क्या होता है, ये छन जाता है, इसके अंदर जो भी डस्ट वस्ट होता है या कुछ भी होता है या मोटा पेंट होता है वो नहीं आता है, वो कपड़े में रुक जाएगा और हमारा जो गन के अंदर आएगा जो हम स्प्रे करेंगे वो बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा पेंट होगा। इसी तरह से आपको भी छानना है और उसके ऊपर स्प्रे करना है जो भी आप कर रहे हैं। अब डोर के ऊपर हम इसको स्प्रे को करेंगे। स्प्रे करना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है या मुश्किल काम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा उसको सीखना है, अपने अंदर थोड़ा सा समझना है कि किस तरह से हमें स्प्रे करना है, क्या क्या टेक्निक्स हैं। अगर आप उन्हें सीख जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप हमेशा अच्छा पेंट और एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं। आपको समझना होगा कौन सा पेंट किस तरह से होता है, डूको कैसा होता है, मेलामाइन कैसे होता है, पीयू कैसे होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कोट स्टार्ट करते हैं अपना। ब्लू कलर का जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लू कलर का हमारा ये पेंट है। जब आप इसको कर दें, करने के बाद स्प्रे करने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जब ये सूख जाएगा पूरा उसके बाद ही आप उठाएं। देखिए जैसे हम स्प्रे कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी स्प्रे करना है। बहुत ही स्मूथली हम स्प्रे कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ रुक जाए और ओवर कोटिंग हो जाए। मोल्डिंग है इसमें, आपको ओवर कोटिंग करेंगे तो आपकी साइड भर जाएंगी और आपकी जो मोल्डिंग का डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से करना होता है। कभी भी आपको बहुत एक्स्ट्रा पेंट नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं लगाना है। जो फ्लैट होता है आप उसके ऊपर मटेरियल डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मोल्डिंग होती है वहाँ पर आप एकदम से बहुत सारा मटेरियल नहीं डाल सकते। अच्छी क्वालिटी के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा पेंट लगा दें, वो बिल्कुल भी बेटर नहीं है, वो गलत चीज़ है। अब जैसे कि हमने एक स्प्रे कर लिया, एक स्प्रे मारने के बाद फिर हमने मोल्डिंग को कवर किया। मोल्डिंग को कवर इसलिए किया है कि जब हम दोबारा से कोटिंग करेंगे तो मोल्डिंग पर जो मटेरियल लगा है वो ड्राई हो जाएगा, मतलब कि हार्डनर की वजह से वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और जब हम दोबारा से कोटिंग करेंगे तो उस पे जो मटेरियल है वो फैलेगा नहीं और जो हमारी मोल्डिंग है वो भरेगी नहीं और मोल्डिंग का डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। ये रीज़न, बस यही छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छे से पेंट कर पाएंगे और अच्छे पेंटर बन पाएंगे और आप क्लाइंट को अच्छी आउटपुट दे पाएंगे। स्प्रे मशीन को चलाने का भी एक तरीका होता है, बहुत ही सिंपल और सादा तरीका है। आप जितनी दूर से कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्प्रे को सेट कर लें। मटेरियल अगर बहुत ज़्यादा चला रहे हैं तो आपको बहुत नज़दीक से नहीं लेना है। अगर आपका एयर फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एयर फ्लो आपको कभी रखना ही नहीं है। आपको 35 से 40 PSI के बीच में ही रखना है। अगर आप बहुत नज़दीक से कर रहे हैं तो आपको और भी कम कर लेना है, लेकिन उसमें आपको फिर गन का जो डिस्टेंस है वो भी कम करना पड़ेगा। अगर गन को आप 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे चला रहे हैं तो आप 40 के आसपास अपना PSI रख सकते हैं, जैसे कि हमने रखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसका जो डिस्टेंस है वो कम कर देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है और हमारे पास पानी डालने के लिए अवेलेबल नहीं होता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको गन का जो स्प्रे तो आपको अपनी स्प्रे मशीन का जो एयर फ्लो है वो कम करना पड़ेगा और उसके बाद हल्की फुहार से आप पेंट डाल सकते हैं, लेकिन बहुत नज़दीक से डालना पड़ेगा। आप फिर वो 1.5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये लगभग हमारा डल गया है। इसके बाद फिर जब ये डल जाएगा मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि ये किस तरह से लगता है देखने में। अभी आप देख भी रहे होंगे कि आपको ये थोड़ा सा ग्लोसी दिख रहा होगा, लेकिन जब ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो ये मैट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी पेंट हो जब आप डालते हैं तो वो ग्लोस ही नज़र आता है, चाहे आप ग्लोसी करें या मैट करें, ग्लोस ही रहता है और मैट ग्लोस के बाद मैट में तब्दील हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने लगभग डाल दिया है पूरा। आपने देखा, मैंने पूरा आपको दिखाया कि किस तरह से हमने पेंट डाला है। आपको भी इसी तरह से डालना है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। कोट डालने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो सीलिंग का, साइड का, लाइट वाइट सब नज़र आ रही है आपको। ये पूरा ग्लोस नज़र आ रहा है। ये ग्लोस ही दिखता है जब आप पेंट डालते हैं। अभी हमने करंट इसमें डाला है तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये ग्लोस है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सब कुछ आपको नज़र आएगा लाइक ए मिरर। लेकिन ये सूखने के बाद बिल्कुल मैट हो जाता है। बिल्कुल मैट इन द सेंस कि हल्का मैट हो जाता है। मैट ही दिखता है आपको, वो मैट ही दिखेगा आपको, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। इस तरह से आपको ये मैट नज़र आएगा। और ये एक कोट है, इसमें एक कोट में आपको समझ में आती है। यार सब्सक्राइब तो कर लो यार। ये एक कोट के बाद फिर आप जब सेकंड कोट डालेंगे तो ये फाइनल फिनिश हो जाएगा और फिर इसकी जो एक्चुअल निकल के आएगी वो इसमें एक्चुअल क्वालिटी इसकी नज़र आएगी। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये मैट हो चुका है। मैट होने के बाद इसको हमने नेक्स्ट डे ही मैं ये शूट कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मैट हो चुका है। यानी ये एक जो लग्जरी शीन होती है, शीन तो इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर ग्लोस नहीं है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूर से आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।